हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि गेट, डीबीटी, जेआरएफ, जैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते हैं क्योंकि जो एग्जाम्स जो है आ रहे हैं। तो चलिए समझते ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसने जो है सिग्नलिंग पाथवेज को रुकवा दिया यार। अच्छा, तो जानते हैं ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें, और वो सीक्रेट टॉपिक है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं। कैसे पता लगेगा अभी देखिए। ठीक, तो जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स की बात करें अब। जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि जीन किसकी, यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरियल जीन की। तो डीएनए बना लूं मैं, डीएनए बना लूं, जीन तो नहीं बनाऊं। ठीक, तो ये मैंने बना लिया बैक्टीरियल क्या जीन। जीन और डीएनए एक ही बात है क्या? बना ली। तो जब ये प्लांट सेल में ट्रांसफर होएगी, ये हुई प्लांट सेल, when a bacterial gene is transferred to a plant cell, the process is known as transformation. उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफेक्शन क्या था? अरे अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आया इतना समझ में, ट्रांसफर हो गई। ठीक, अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, सो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें वेक्टर की जरूरत पड़ रही है? सोचिए सोचिए, कोविड तो नहीं है वेक्टर बेस्ड, ये नॉन वेक्टर बेस्ड है। ठीक, सो वेक्टर और नॉन वेक्टर बेस्ड। अब इसमें जो है आते हैं अपने टॉपिक पे, और वो है एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये है इंपॉर्टेंट जी, एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, प्लांट्स। अब कहानी ये है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये भी दो तरीके के, एक हो गया ट्यूमेफेशियंस और दूसरे हो गए राइजोजीन्स। आगे पार्ट बी के क्वेश्चंस लाइफ साइंसेस के, ट्यूमेफेशियंस और बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस है। राइजोजीन्स, ठीक, और क्या बीमारी कर रही है ये वाला जो बैक्टीरियम है ट्यूमेफेशियंस? क्राउन गॉल डिसीज करता है भाई प्लांट्स में। अगर आप लोग जाएंगे कभी बाहर, मिलते हैं इस तरीके के प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स जिनमें ये बीमारी होती है क्राउन गॉल। तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? मोटा हो जाता है उनका ट्रंक। ये वाली तो बीमारी नहीं होती, वो फूले फूले से जो लगते हैं प्लांट्स। और राइजोजीन्स जो है वो करते हैं कौन सी बीमारी, कौन सी? हेयरी रूट। ये तो नाम से पता लग रहा है, हेयरी रूट, हेयरी रूट डिसीज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इन्फेक्ट करते हैं किसको? डाइकोट्स को, प्लांट डाइकोट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुई छोटी सी बात इस बैक्टीरियम के बारे में। थोड़ा सा और अगर आप पता लगा सकते हैं तो ये पता लगे कि ये वाला बैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, तो किस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है उस मैकेनिज्म को हम लोग जानेंगे। अब इसमें घुसते हैं कि किस तरीके से जो हो रहा है इन्फेक्शन
हो रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द कहानी गोज ऑन भाई। सिग्नलिंग पाथवेज तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, और भी पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट पाथवेज है भाई लाइफ साइंसेस के लिए स्पेशली। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर तो आप इमेजिन करें ना बैक्टीरियल सेल का। अब इसमें जो होता है एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, ट्यूमेफेशियंस में होता है एक प्लाज्मिड। अभी हमने बात करी वेक्टर मीडिएटेड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है रिकॉल कीजिए। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में होता है टी प्लाज्मिड, और इसी तरीके से राइजोजीन्स में भी जो प्लाज्मिड होता है वो होता है प्लाज्मिड, जिसकी वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियर जीनोम है वहां पे पहुंचते हैं और बीमारी करते हैं। इस तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की। तो स्ट्रक्चरल ये सिमिलर है, तो टीआई प्लाज्मिड पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हमें मैकेनिज्म जानना कि किस तरीके से बीमारी ये जो हो रहा है, जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस बैक्टीरियल जीन का प्लांट सेल में। सो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीफुल, ये गोल ही होते हैं क्या वेक्टर्स रियल लाइफ में भी? सो आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ये बनाया गोल चक्री, और ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड, हमारा बैक्टीरियम का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या है देखिए क्या क्या है। यहां पे होता है बॉर्डर सीक्वेंसेस, या फिर बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं। सो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। ये हुआ राइट बॉर्डर हुआ। कुछ बॉर्डर के बीच में चीजें आ रही है, कुछ बाहर चीजें आ रही है बॉर्डर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टीआई प्लाज्मिड का, आई रिपीट। और वैसे ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या क्या आ रहे हैं, यहां आ रहा है कुछ सिंथेसाइजिंग जीन्स, सिंथेसिस और सिंथेसिस आई कैन से जीन्स। किसकी? देखिए किसकी, ऑक्सिन। याद आया ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? साइटोकाइनिन। और यहां क्या आ रहा है? ओपाइन, ओपाइन्स और ओपाइन और एग्रोपाइन। सो ये क्या है? प्लांट हॉर्मोन्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिंथेसिस जीन्स है यहां पे लेफ्ट बॉर्डर 5 प्राइम 3 प्राइम आई कैन राइट के बीच में। अब कहानी ये है, थोड़ी सी मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि बैक्टीरिया जो है उसके पास प्रोमोटर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जीन्स जो है सिंथेसिस होगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगी। आया? तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में ये सब है, और यही है टीडीएनए, यानी कि करीब 5 से 5 to 10% और 5 से 10% के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इस टीआई प्लाज्मिड का, वो है टीडीएनए।
Okay, okay, and this tDNA is transferred to the plant nuclear genome, जिसकी वजह से सोचिए क्या हो रहा है। अब यहां पे आता है एक और इंपॉर्टेंट रीजन और उसको बोलते हैं ओरी, ओरी छोरी, ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आया। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और वो है वायरुलेंस रीजन और विर रीजन, VIR जीन्स और रीजन, आई कैन से दिस वन। देखिए आई कहानी समझ में? अब इसके फंक्शंस भी हम लोग जानेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक और आ रहा है भाई, एक और जीन्स आ रही है और वो कहलाती है ओपाइन कैटाबोलिज्म और कैटाबोलाइजिंग बोल सकते हैं जीन्स और रीजन व्हाटएवर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये जो tDNA है ये ट्रांसफर होता है किसमें? आई रिपीट, प्लांट के न्यूक्लियस या न्यूक्लियर जीनोम में। ये बैक्टीरिया जो है नहीं सिंथेसिस कर सकता इसको, सिर्फ प्लांट्स, ये प्लांट्स में ही सिंथेसाइज होएगी ये वाली जो जीन्स है। अब यहाँ पे जो है ओपाइन वाली जो जीन्स है, अब ये उल्टा है, ये प्लांट्स जो है वो नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते, बट बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये कैटाबॉलिज्म हो जाता है ओपाइन से एग्रोपाइन का। ये जो ओपाइन से एग्रोपाइन है ये क्या है? ये नाइट्रोजन और कार्बन सोर्सेज है। किसके लिए? प्लांट के लिए या बैक्टीरिया के लिए? सोचिए। बैक्टीरिया के लिए होंगे ना, ठीक, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करते हैं ओपाइंस और एग्रोपाइन। और ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओपाइंस जो है वो उनका डेरिवेशन जो होता है वो अमीनो एसिड से होता है, अमीनो एसिड से निकलते हैं। क्या मैं इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकती हूँ या नहीं? ठीक, और अलग अलग तरीके के, जैसे कि ऑक्टोपाइन हो गया, नुपैलिन हो गया, और जी अगर हम एग्रोपाइन की बात करें तो वो हो गया, वो होते हैं आई गेस मैनोपाइन, इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। आया इतना समझ में? कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस, कैटाबोलाइजिंग जीन्स विच प्रोमोटर किसमें? प्लांट में, बैक्टीरिया में। इसी तरीके से इनका जो प्रोमोटर है या एंजाइम्स हैं वो किसमें है? प्लांट या एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया में। वो सोचिए, वायरुलेंस जीन और विर जीन्स की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी खेल जो है, सारा एक्टिवेशन विर जीन्स की वजह से हो रहा है। तो ये अलग अलग जीन्स होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती है और उनके अलग अलग फंक्शंस है, जिसकी वजह से tDNA इज ट्रांसफर टू दी प्लांट सेल। ओके, सो इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वायरुलेंस जीन और वायरुलेंस ये वाला रीजन, विर जीन्स वाला पोर्शन, तो क्या होगा? होएगा ही नहीं। बैक्टीरिया जो हो क्या हो जाएगा? ए वायरुलेंट हो जाएगा ना। नाउ व्हाट इज वायरुलेंस भाई?
ए वायरुलेंस हो जाएगा इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं तो ठीक। ओरी छोरी जो है वो तो ओरिजिन और रेप्लिकेशन है, मतलब इसका मतलब ही क्या है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना बैक्टीरियम की। क्या वायरस में ओराई होता है या क्या होता है जिसकी वजह से वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनती है होस्ट में? ओके तो ये हुआ। तो टीआई प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड, इज इट? और टीडीएनए इज ट्रांसफर्ड, तो इट्स टीडीएनए आई रिपीट इज ट्रांसफर। तो वो वाला जो मैकेनिज्म है वो चीज वो पूरा इन्फेक्शन साइकिल हम लोग समझेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कि टीआई प्लाज्मिड या टीडीएनए जो होता है बैक्टीरिया से प्लांट में कैसे पहुंचता है, वो मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली। तो चलिए टीआई प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आ रही है। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने रिपीट्स होते हैं। अब ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दोबारा से क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सब ऐसे ऐसे डायग्राम्स क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक, तो ये है बैक्टीरियल सेल, एग्रोबैक्टीरियम की सेल, एग्रोबैक्टीरियम लिख दूं यहां पे। ओके, और ये है प्लांट सेल। अब बैक्टीरियम जो है इसके संपर्क में, एसोसिएशन में, प्लांट के एसोसिएशन में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये आ गया। सो दिस इज प्लांट सेल। यहां चलिए न्यूक्लियस बना ही लेते हैं, ये न्यूक्लियस हमने बना लिया पहले से। दिस इज प्लांट सेल का न्यूक्लियस। और भाई न्यूक्लियस से ऐसे 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 जाते हुए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुंदर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक, ER लिख लेते हैं, रेटिकुलम। सो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर चिपक गया, कांटेक्ट हो गया। तो जैसे हुआ, अभी क्या होता है, ये स्ट्रेस के दौरान होता है। स्ट्रेस प्लांट को कब होगा? जब कोई खुली चोट होगी। तो स्ट्रेस में बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम इसको क्या कर रहा है, अपना टीडीएनए भेज रहा है, इसको बीमार कर रहा है बेसिकली। तो जैसे ही ये हुआ, वंस बैक्टीरियल, तो यहां पे एक्टिवेशन हो जाता है जीन्स का, और प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो होते हैं फिनोल्स, जिनको बोलते हैं एसिटोसाइनजोन। एसिटोसिरिंजोन। ठीक, अब ये सेंस कर लेते हैं क्या, यहां पे मौजूद कुछ शुगर्स, एसिड्स और जीन्स। तो CHV, VIR, VIRG वायरुलेंस जीन्स है यहां पे, और यहां पे मौजूद है कुछ शुगर से एसिड्स वगैरह, CHVG हो गया, CHVI वगैरह होते हैं। तो फिर A और G सेंस कर लेते हैं किसको, एसिटोसिरिंजोन को, जो कि एक फिनॉल है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कर लिया सेंस इन्होंने, यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, शुगर्स, एसिड्स वगैरह, यहां पे शुगर्स, एसिड्स एंड ऑल। सो दिस इज, अब जो है विर ए जो होता है, ये ऑटो
खुद में ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है, अपने आप से फॉस्फोराइलेट हो जाता है। और कहां पे होता है? हिस्टिडीन रेसिड्यू में। हिस्टिडीन रेसिड्यू में इसका जो है ऑटो खुद में ही फॉस्फोराइलेशन हो गया, खुद से हो गया ऑटो फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विर जी जो है ये विर ए इसको फॉस्फोराइलेट करता है। कहां पे? कौन से रेसिड्यू पे? एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। आया इतना समझ में? पहले इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ विर ए का, फिर उसने फॉस्फोराइलेट फॉस्फेट ग्रुप किस पे जोड़ दिया? विर जी पे जोड़ दिया। कौन से रेसिड्यू पे? एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये काम करेगा कैसा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और एक्सप्रेस करेगा बाकी की वायरुलेंस जीन्स, जो कि कहां थी हमारी? टीआई प्लाज्मिड। ट्रांसफर हो रहा है ना? तो यहां पे आ गई आप वायरुलेंस, रीजन ऑफ वायरुलेंस जीन्स मौजूद है। टीडीएनए यहां पे है, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज राइट बॉर्डर, और इसके बीच में हमने सारी क्या जाना था? लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में क्या आ रहा था? टीडीएनए का पोर्शन हो गया ना पूरा ये वाला। सो दिस इज टीडीएनए का पोर्शन, दिस, और बीच बीच में क्या आ रही थी? सिंथेसिस जीन्स आ रही थी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन और एग्रोपाइन वगैरह टीडीएनए में। ओके, तो once Vir-G is activated on its aspartate residue पे phosphorylation के बाद it acts as a transcription factor which is further expressing the virulence genes, और वो बहुत सारी है, वो यहाँ पे पड़ी रहती है, देखिए यहाँ पड़ी हुई है, ये एक्सप्रेस होने अब शुरू हो जाएगी जैसे वीरजी चाप लेनी है, वीरजी VIR-E2 मिलेगा, VIR-D5 मिल जाएगा, VIR मिलेगा D2, यहाँ पे है D1 और है F। अब एक्टिवेट हो गई। तो D1 और D2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और टीडीएनए देखिए किस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये टीडीएनए ऐसे निकला निक बन के सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो किसकी मदद से हो रहा है? D1 और D2 की मदद से हो रहा है। सो वेर VIR D1 और D2 जो है वो बेसिकली एंडो न्यूक्लियेजेस हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से, और D2 जो है ये निक क्रिएट करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, टीडीएनए को बाहर निकाल रहा है, और इधर से चिपका हुआ इसी से ही। VIR D2 अटैच्ड है। कौन सा अटैचमेंट है? कोवलेंट अटैचमेंट है, कोवलेंटली अटैच्ड है टीडीएनए से। और D2 को क्या, कौन धक्का दे रहा है? धक्का देने का काम क्या कर रहा है? कौन सा कर रहा है? D1 कर रहा है। ठीक, ऐसी VIR-C भी होता है यहां पे, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग टीडीएनए की, ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर प्रोसेसिंग, इसको एनहेंस, इसको बढ़ावा देना। इंक्रीज करना। देखिए इतना आया समझ में?
ठीक है, हो गया, बढ़ा दिया। वेयर सी जो है C1C जो है वो बढ़ा रहा है। अब D2 इससे TDNA से चिपका हुआ है, कोवलेंट अटैचमेंट है। अब ये पहुंचेगा उस तरफ, प्लांट सेल की तरफ पहुंच रहा है ये। अब यहां पे जो फंक्शंस आ रहे हैं, काम जो कर रहा है, यहां कर रहा है, इंपॉर्टेंट चैनल क्रिएट हो जाता है जैसे ही हुआ। सो देयर अ चैनल इज क्रिएटेड, ए जगह बन गई, यहां पे बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसे ये सब हो रहा है। और उस सीक्रेटरी चैनल को बोलते हैं T4SS, जिस VIRB कॉम्प्लेक्स और D4 की वजह से। सीक्रेटरी चैनल बन गया, TDNA जैसे ही अलग हुआ उससे चिपका हुआ है विर D2, ठीक। और ये यहां पहुंचने वाला है किसकी मदद से, विल बी D4 सीक्रेटरी चैनल की मदद से। और B जो कॉम्प्लेक्स है उसमें B1 से लेके 11 तक जो है आ रहे हैं ये वाले जीन्स। ठीक, अब ये पहुंच रहा है, देखिए ये पहुंचना शुरू हो गया इस चैनल के द्वारा। यहां पे लगा हुआ है क्या, VIR D2। इसको भी कवर क्या कर रहे हैं यहां पे, E2 जो होते हैं वो न्यूक्लियसेस होते हैं विच प्रोटेक्ट TDNA, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। VIR E2 है ये जो ये लगे हुए हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं, न्यूक्लियसेस की तरह एक्ट करते हैं। पहुंचने लग गए, तो मेम्ब्रेन चैनल का काम कर रहे हैं E2, और प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, TDNA को बचा रहे हैं अटैक से। कौन से अटैक होते हैं TDNA पे ऐसे, ठीक। अब ये पहुंच गया कहां पे, ये TDNA पहुंच गया, इसके बाद ये हो रहा है कहां पे, ऐसे क्रॉस करेगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्रॉस करते करते न्यूक्लियस में पहुंचेगा। और क्या क्या साथ लेके जा रहा है, E2 चल रहा है साथ में भाई। और ध्यान से देखे तो और क्या क्या साथ चल रहा है, चल रहा है E2 साथ में, कि न्यूक्लियस में E2 जाएगा। E2, this is TDNA, D2 अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, D2। और भी एक चीज चल रही है साइटोसोल की तरफ जो जा रही है, F, VIR F भी पहुंच रहे हैं भाई, यहां पे VIR F भी बना देते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें, TDNA के अलावा कुछ और चीजें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये वाली विरजीन्स पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सिर्फ साइटोसोल में खत्म हो रही है। तो TDNA रीचेस हियर, यहां पहुंच गया भाई TDNA, फाइनली पहुंच गया। तो जैसे ही पहुंचा क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाने लग जाएंगे। इंपोर्ट के बाद TDNA विल बी एक्सप्रेस्ड इन दी प्लांट सेल, पहले साइटोसोल में फिर न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियर जीनोम में पहुंच गया और बीमारी करेगा कि नहीं करेगा। एंड वंस TDNA रीचेज द न्यूक्लियस, इट फर्दर एक्टिवेट्स ऑक्सिन, एक्सप्रेस कर देगा साइटोकाइनिन, जैसी हुआ। रिकॉल कीजिए कि इसके पास कौन से, प्लांट के पास एंजाइम्स है इसके, या बैक्टीरिया के पास है एंजाइम्स या प्रोमोटर्स। ओके, तो ये एक्सप्रेस हो गई ऑक्सिन और साइटोकाइनेस, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा, ठीक। और एक और जो है, और क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है,
ओपाइन भी हो रहा है। और यहां पे जो होते हैं ओपाइन परमिएज होते हैं, और ये टीआई प्लाज्मिड में दोबारा पहुंच जाएगा इस तरीके से। यहां पे ओपाइन जो है इस तरफ जा रहे हैं, टी प्लाज्मिड की तरफ भी। सो ओपाइन परमिएज और ये ओपाइन परमिएज यहां पहुंच गए। आया इतना समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा और जो है यहां पे E2 और D2 के और भी इंपॉर्टेंट दो चार जो पॉइंट्स है वो ये है कि E2 जो अभी हमने समझा, दोनों ही न्यूक्लियसेस होते हैं ना। तो E2 के पास दो NLS NLS और इसके पास एक NLS होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से टीडीएनए न्यूक्लियस में जा रहा है। इसके पास एक, इसके पास दो, और ये दो भी कौन से होते हैं? VIP1, मैं बात कर रही हूं यहां पे विर E2 की, VIP1 हो गया और VIP2 हो गया। तो ये मदद कर रहे हैं VIP1 न्यूक्लियस में जाने में, और VIP2 मदद कर रहे हैं किसमें? एक्टिव यूक्रोमैटिन में जाने में मदद कर रहे हैं NLS, किसके? E2 के। और D2 के NLS किस में मदद कर रहे हैं? टीडीएनए को न्यूक्लियस में पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इंटरैक्ट किससे करते हैं? वहां पे पड़े होते हैं हिस्टोन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं। फाइन। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए E2 और D2 के। अब F जो है यहां पे VIR F का भी एक फंक्शन है। ये जो F होता है ये काम करता है किसका? डिग्रेडेशन का। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड करते हैं किसकी मदद से? सो विर F along with E3 ubiquitin ligase okay, which is SKP1 को पैक्ट करना एंड डिग्रेड्स प्लांट के प्रोडक्ट्स को। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड कर दिया। और कुछ साइकिल वगैरह, सेल साइकिल के फेजेस को भी एनहेंस करने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए जो है वो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से अभी बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही? बीमारी हो जाएगी। ठीक, तो फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। एंड कौन से जीन्स साइटोसोल में है, कौन से जीन न्यूक्लियस में पहुंच रहे, क्या चीज क्या कर रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। अब जीनोम एडिटिंग से या फिर जीन एडिटिंग से एक और धमाकेदार, एक और बहुत ही बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, और वो आ रहा है किसका? कि क्या हम एक ट्रांसजेनिक माउस प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम ट्रांसजीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको छेड़ सकते हैं इन वाइवो? छेड़ सकते हैं। और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट आता है क्री-लॉक्स-पी सिस्टम का। इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन माय क्वेश्चन वो ही क्वेश्चन है, वो ही कहानी है आप लोगों से। क्या इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस रिसर्च इस पे बेस्ड कौन कौन से चल रहे हैं? किसी चीज को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, क्री-लॉक्स-पी सिस्टम है। देखिए, चलिए एक चूहा बना लेते हैं पहले।
अब की बार ये देखिए एक माउस बना रहे हैं। अब की बार जो चूहा बढ़िया वाला बनाया है जिसके 2 कान है। लास्ट टाइम मैंने जो माउस बनाया था उसका एक ही कान था ना, जब इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ी सी इसकी पूंछ भी देखिए लंबी कर लेते हैं। ठीक है, एक माउस है, एक और है, इसके भी 2 कान है और थोड़ी सी पूंछ छोटी है। चलिए, हमें पूंछ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनकी मीटिंग हुई, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक माउस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सपोज इस वाले माउस के पास यहाँ पे एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है। मान लिया टिश्यू कोई भी ले लीजिए, ब्रेन का ले लीजिए, ब्रेन टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है मान लिया, दिस इज प्रोमोटर, पी से मैंने जो उसको डिनोट किया, और साथ ही साथ इसके साथ लगा हुआ है क्या, एक एंजाइम, एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम जिसको हम बोलते हैं क्री। क्री टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर, और प्रोमोटर हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन स्पेसिफिक प्रोमोटर मान के चल रहे हैं। ये वाला जो माउस है इसके पास जो है क्या है, लॉक्सपी साइट्स है। लॉक्सपी यहां और लॉक्सपी यहां, बीच में जो है जीन जिसके साथ हमें इधर उधर छेड़खानी करनी है, जीन एक्स मान लेते हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो इस जो मेथड का मजेदार बात, मजेदार कहानी ये है कि प्री रिकॉम्बिनेज जैसे ही उसको लॉक्सपी साइट मिलेगा तो लॉक्सपी का जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट्स, ये रिपीट्स जा रही है, रिपीट्स है ना, तो रिपीट्स के डायरेक्शन पे सब कुछ निर्भर कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि ये जो जीन है इसका डिलीशन होगा, यानी कि ये हटेगी, या इन्वर्जन होएगा, उल्टी हो जाएगी, बल्कि जीन ही उल्टी हो गई, या फिर ये जीन जो है, ये जो भी जीन है ट्रांसलोकेट इधर से उधर अड़म तड़म नाचेगी, क्या उसका ट्रांसलोकेशन क्या होगा, वो लॉक्सपी के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और सारा खेल इसकी डायरेक्शन का है, और वो किस पे कब होगा, जब क्री रिकॉम्बिनेज उससे जुड़ जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि जीन को हमने उल्टा कर दिया तो किस तरीके का ट्रांसजेनिक माउस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो क्या रहा है, या फिर ट्रांसलोकेट होगी ये जीन कहीं और दूसरे डीएनए सेगमेंट में पहुंच गई, तो ये कैसा, ये क्या, ये बन क्या रहा है, कैसा माउस है ये, ट्रांसजेनिक की ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने जीन के साथ छेड़खानी कर दी, ट्रांसजीन बना दी। यहाँ क्या हो रहा है, और बात हमने की किसकी, टिश्यू स्पेसिफिक, कौन सा टिश्यू, ब्रेन स्पेसिफिक प्रोमोटर की। तो क्या अलग अलग प्रोमोटर्स, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स जैसे कि टिश्यू कोई सा भी ले लीजिए, आप लीवर ले लीजिए, मसल्स ले लीजिए, लीवर में कौन सा, एल्ब्यूमिन, अलग अलग प्रोटीन्स की बात करें यहाँ, एल्ब्यूमिन हो गया और मायोसिन हो गया, या कोई और है ना, अलग अलग प्रोटीन्स को क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या वो पर्टिकुलर जीन को हमने जब इन्वर्ट कर दिया तो वो क्या होने वाला है, उसको ट्रांस इधर डिलीट कर दिया तो वो क्या होने वाला है, कैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने वाला है। तो वही चीज है जो डिपेंड कर रही है किस पे, लॉक्सपी के डायरेक्शन पे। तो चलिए समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ओके, सो लेट्स डू द कहानी ऑफ क्री-लॉक्सपी सिस्टम। ये क्री जो है एक रिकॉम्बिनेज है, दिस इज CRE, रिकॉम्बिनेज, जो कि एक न्यूक्लियस भी है
न्यूक्लियस का भी काम कर रही है, यानी कि काटेगा कि नहीं काटेगा, और लाइगेस का भी, जोड़ने का भी काम कर रही है। इसका जो साइज है वो 38 डाल्टन है और ये आइसोलेट किया गया है P1 बैक्टीरियोफेज से। यानी कि एक वायरस है, वहां से हम लोग इसको क्री रिकॉम्बिनेज को आइसोलेट कर रहे हैं। इसको क्या चाहिए, ये जुड़ता है किससे, ये ढूंढ रहा है, इसको तलाश है, इट इज फाइंडिंग, ढूंढो 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 लॉक्सपी को। जैसे ही देखता है भाई लॉक्सपी, लॉक्सपी बीच में मान लीजिए जीन XYZ, जीन X मान लेते हैं, चलिए। तो जैसे ही क्री रिकॉम्बिनेज लॉक्सपी से जुड़ा, इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, और वो भी कौन से वाला, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, एक पर्टिकुलर साइट पे जुड़ जाएगा, रिकॉम्बाइन हो जाएगा। जैसे ही उसको वो लॉक्सपी पे साइट दिखेगी, एंड दिस लॉक्सपी, ये क्या है बेसिकली, ये जो सीक्वेंस है, जो लोकस है लॉक्सपी, दिस इज 13 बेस पेयर्स के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, जो कि सेपरेटेड है किससे, कितने बेस पेयर, 8 बेस पेयर स्पेसर से। बीच में जो कहानी आ रही है वो 8 बेस पेयर स्पेसर की आ रही है। ओके, जुड़ गया। अब देखिए डायरेक्शन, हमने अभी बात की कि डायरेक्शन की बेसिस पे, यहाँ पे अभी डायरेक्शन भी समझिए कैसे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, लॉक्सपी की जो डायरेक्शन है इस तरफ जा रही है, तो इस केस में डायरेक्शन इस तरफ है, सेम डायरेक्शन में अगर लॉक्सपी है तो क्री रिकॉम्बिनेज क्या करेगा, उससे जुड़ा पहले तो यहां चिपक जाएगा, और उसके बाद में क्या कर देगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ये जीन को डिलीट कर देगा, तो ये जीन जो है उड़ गई, ये अलग निकल गया, लॉक्सपी एक अलग निकल गया, और एक लॉक्सपी जो है जीन के साथ डिलीट, सो दिस जीन इज डिलीटेड, ये जीन X, और क्योंकि ये जीन जो है डिलीट हो गई तो ये अब क्या हो गई, इनएक्टिव। सो दिस इज हाउ इनएक्टिवेशन हैपेंस, दिस जीन इज डिलीटेड। कब डिलीट हुई, जब लॉक्सपी जो है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो रिकॉम्बिनेज ने काट पीट के और फिर जोड़ के ये कहानी कर दी उसकी। अब डायरेक्शन के बेसिस पे जानते हैं कि कैसे जीन जो है उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है तो हो क्या रहा है, इधर उधर भाग रही है, ट्रांसलोकेट हो रही है जीन, तो कैसा माउस प्रोड्यूस होने वाला है, और डिलीट कर दी तो क्या होने वाला है। अब जीन डिलीशन, 3 चीजें आएगी इसमें, पहला है जीन डिलीशन। अगर लॉक्सपी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये लॉक्सपी साइट, ये लॉक्सपी, और ये है जीन X, एक ही डायरेक्शन में है, इस तरीके से अरेंज्ड है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में भी तो हो सकते हैं, यहां जीन है,
ऐसे भी तो जा सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। और इसमें अगर हम लोग डाल दें उसके बाद में क्री रिकॉम्बिनेस अगर जुड़ गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन लॉक्सपी की, तो वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, इट विल रिकम्बाइन एंड व्हाट विल हैपन, ये अलग और ये वाला जो है दिस इज जीन इज removed, removal, deletion of this particular gene, और I can write deletion, हट गया, वो जीन ही हट गया। ठीक है, ये हुई जीन डिलीशन की कहानी। अब हट गई जीन, और कब, क्री रिकॉम्बिनेज जो है, दोबारा से रिकॉल कीजिए, प्रोमोटर स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर से जुड़ा हुआ है, तो जिस भी टिश्यू में वो प्रेजेंट है तो वहां की प्रोटीन्स को एक्सप्रेस डिलीट, जीन को डिलीट एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां है नेक्स्ट इज जीन इन्वर्जन। अब कहानी उल्टी चलेगी, जीन इन्वर्जन, लॉक्सपी। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो है कैसी होने वाली है। अगर लॉक्सपी साइट का अब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, आप दोनों ही, मतलब एक दूसरे को नहीं, जीन एक्स की तरफ इनकी नजर है, तो इस केस में जो है क्री रिकॉम्बिनेज जब डालेंगे तो ये जो जीन एक्स है, ऐसे लिख लेते हैं, इनकी नजर जीन एक्स पे है, घूर रहे हैं लॉक्सपी। ये जब डालेंगे, अभी तक तो डिलीट हो रहा था, अब देखिए क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा आपकी बार जीन, लॉक्सपी भी अब क्या ही, जीन एक्स भी अब क्या ही करे, दोनों के बीच में, दोनों दोस्तों के बीच में से एक को चुनना है, दोनों लड़ रहे हैं कि हमको जीन एक्स दो, जीन एक्स दो, तो वो कंफ्यूज होके बहुत ही ज्यादा उल्टा ही हो गया, कंफ्यूजन में उसका दिमाग उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया मतलब देखिए जीन ही उल्टी हो गई, उल्टा कैसे लिखे इनको, ऐसे उल्टी हो गई, एन उल्टा ऐसे, ठीक है, एन ओके, उल्टी हो गई, एन अब देख लीजिएगा कैसे उल्टा बनाते। तो ये तब है जब लॉक्सपी आपस में लड़ रहे जीन एक्स के लिए की डायरेक्शन में, घूर रहे उसको कि भाई हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, ये उल्टी होगी कंफ्यूजन में। दिस इज जीन इन्वर्जन। नेक्स्ट एक और जो है बहुत ही बढ़िया है, अब है ट्रांसलोकेशन। जीन जो है, जीन एक्स हो गई अब बस परेशान, अब वो ट्रांसलोकेट, यहां पे भी कंफ्यूजन है, ट्रांसलोकेट किसके पास जाना है, किसके पास जाना है। तो ये क्या केस है देखिए, अगर लॉक्सपी साइट अब डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स पे है, अब की बार लॉक्सपी साइट जो है डीएनए के अलग अलग डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स, और तब हमने ये डाल दिया रिकॉम्बिनेज, तब क्या होगा, तब भाई जीन जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगी, यानी कि पोजीशंस एक्सचेंज हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ,
ट्रांसलोकेट हो गई। देखिए स्ट्रैंड 1 2 1 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे जीन है, इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे ही रखते हैं। मान लीजिए यहाँ जीन है, तो ये जो जीन है अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स पे अगर लॉक्स पी है, तो ये जीन एक्स अब इस वाले स्ट्रैंड पे पहुंच जाएगी, तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ये केस किसका हुआ, जब लॉक्स पी साइट्स जो है डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स पे, तो डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। तो लॉक्स पी जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहानी चल रही है, लॉक्स पी की अगर डायरेक्शन इस ऐसे है, अगर इस तरीके से अरेंज्ड है, से इस तरीके से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं लॉक्स पी साइट्स, तो क्या हो रहा है, ये सब उसके बेसिस पे जीन का या तो डिलीशन हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन नहीं हो सकता है, या ट्रांसलोकेशन हो रहा है, या इन्वर्जन हो रहा है। तो सोचिए आपकी किस तरीके का माउस, ट्रांसजेनिक माउस क्रिएट हो रहा है। कोई और भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ प्री रिकॉम्बिनेज। और P53 का क्या रोल है यहाँ पे, P53 फिर एक कॉरिलेशन फैक्टर, कंडीशनल म्यूटेंट। तो ये जो हम माउस, ट्रांसजेनिक माउस तैयार कर रहे हैं, तो क्या वो एक कंडीशनल म्यूटेंट का एग्जाम्पल है। अगर लॉक्सपी और लॉक्सपी के बीच में जीन जो है P53 होती, या फिर कोई और जीन ले लीजिए, तो क्या होता, कोई भी जीन लगा लीजिए ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो फाइंड आउट द प्रैक्टिकल रेलेवेंस एंड लाइक डेटा जो इससे रिलेटेड, क्री लॉक से रिलेटेड चल रहे हैं। डिफेंस हाउ, by the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते कि नहीं कर देते। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ब्लू वाला ये डीएनए का जीनोम है, जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने समझ लिया मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए ज्ञान शुरुआत क्लासेस में धमाकेदार स्वागत अगेन। So after understanding a lot of applications about plant biotechnology or discussion about vectors, some of the beautiful techniques like blue-white screening or red-white selections. So today we will be discussing about again a very interesting topic, and that's production of transgenic animals. So transgenic animals production की अगर हम लोग बात करें, which is definitely interesting and crucial when we talk of biotechnology exam or even life sciences exam. So interesting भी है, और yes obviously जो भी हम lectures जान रहे हैं, कर रहे हैं, important तो है ही है। So transgenic animal production की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे concept आता है, that's genomic editing. Genomic editing. So if we talk of the very like applications of genomic editing, इसका application क्या है, तो क्या जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग को हम कैंसर तो हमारा फेवरेट है, कैंसर में यूज कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में यूज कर सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, या फिर एड्स को ठीक करने में भी यूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने में क्या ये मददगार है, आर दे यूजफुल, और कैन बी ट्रीट ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जीन or genomic editing. So is it possible? Is it possible?
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है, क्योंकि हम लोगों ने जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग की बात कर दी है, और वो है वेरी इंटरेस्टिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। सो आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर Cas9 के बारे में। एंड यस वी नो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिसर्चेस चल रहे हैं इसका। एडवांस्ड आजकल कहाँ यूटिलाइजेशन है, कहाँ एप्लीकेशन है, लेटेस्ट डेटा ढूंढिए, लेटेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्पर Cas9 का। तो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म कि ये है क्या, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्रिस्पर Cas9 की। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहेंगे आप? Cas9 मेथड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जानना चाहेंगे कहानी क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक साइट स्पेसिफिक जीनोम, और आई विल राइट जीन एडिटिंग, साइट स्पेसिफिक जीनोम जीन एडिटिंग है में यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, जो कि निकाला गया है किससे? क्रिस्पर Cas9 के कॉन्सेप्ट से, मैकेनिज्म से। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब एक वायरस, यानी कि वो वाला वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, दैट मीन्स वो अटैक किसको कर रहा है? एक बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है, खा रहा है इसको, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियस सी बात है इसके पास चला जाएगा। तो कहानी क्या पता लगी? इट इज दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब इसको खाते ये बैक्टीरियोफेज, ये वायरस बैक्टीरियम को, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की बात करें यहां पे, तो ये कुछ ऐसे एरेज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा इनमें मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसे इफेक्टर कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं इन बैक्टीरियम के अंदर। तो जब नेक्स्ट टाइम वायरस अटैक करेगा, उनको खाते ही तो है, खाने की कोशिश करेगा उस बैक्टीरियम को, तो वो उसको डिफेंड करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इन अ सिमिलर मैनर, when an antigen or a foreign substance or a toxin enters in our body and our body defends. How? By the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes, वो उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते कि नहीं कर देते? हाँ, अगर आपका immune system अच्छा है तो T cells, B cells अच्छा है, तो weak हुआ तो क्या होगा? ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो उसके बाद में इस मैकेनिज्म को जानने के बाद उन्होंने वो ही कॉन्सेप्ट अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और उस मैकेनिज्म को यूज किया जीन एडिटिंग में, जिसकी मदद से बहुत सारे जो जीन है, जो भी जीन हमको चाहिए, अगर वो घुसाने हैं, इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, नए जीन्स जो है हमको प्रोड्यूस करने हैं, नई चीजें, तो यूज किया उस कॉन्सेप्ट को, और उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। एंड यस, जिन साइंटिस्ट ने ये रिसर्चिंग किया तो दे इवन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। काम जो है बहुत बढ़िया था। और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एज वी डिस्कस्ड, जीन साइलेंसिंग में यूज हो रहा है, इंसर्शन में यूज हो रहा है, डिलीशन में यूज हो रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, यहां पे पहले बना लेते हैं हम अपना सुंदर सा जानने के लिए बेसिक चीज। और मैंने ये क्या बनाया?
दिस इज Cas9। Cas9 जो यहां पे आपको दिख रहा है ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का क्या काम होता है भाई? न्यूक्लियस का काम होता है काटने का, है या नहीं? सो Cas9 इज देयर, और यहां पे है Cas9 से जुड़ा हुआ एक गाइड आरएनए। ठीक है, सो दिस इज गाइड आरएनए। ये गाइड आरएनए जो है डीएनए जीनोम की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ढूंढता है, और जैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिली, दिस इज डीएनए जीनोम। अब ये डीएनए जीनोम की मैंने बात की, तो यहां पे क्या ये वायरल डीएनए का जीनोम है? तो गाइड आरएनए के पास ऐसी सीक्वेंसेस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है कहीं ना कहीं, किससे? डीएनए जीनोम से, वायरल के डीएनए जीनोम से। और जैसे ही गाइड आरएनए को वो मान लिया सीक्वेंस यहां मिल गई, वो सीक्वेंसेस मिलेगी, तो वो Cas9 का काम जो है यहां शुरू हो जाएगा। और Cas9 जो है एक कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है, तो इट इज एक्टिंग एज अ सीजर्स। तो कैंची का काम क्या होता है? वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट देगा, और हमको क्या मिलेगा? सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके काट के विल गेट अ व्हाट? टूटा फूटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसके बाद में हम जो है उस डीएनए के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए? तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहां पे क्रिएट हो जाएंगे। यहां काटा, यहां काटा, और ये जो आपको दिख रहा है कैस और गाइड आरएनए, ये जो जुड़े हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बना है। कब? जब बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है एक वायरस, तो तभी इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और हम लोग एज इन लाइक साइंटिस्ट लोग जो है आर्टिफिशियली सिंथेटिक गाइड आरएनए प्रोड्यूस करते हैं लैबोरेटरी में, एंड दैट्स हाउ जेनेटिक एडिटिंग का रिलेवेंस है लैब्स में। आई इतनी बात समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहां पे जो है हमने बात करी किसकी? सीक्वेंसेस की। तो यस, ये वही सीक्वेंसेस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से, सीक्वेंस से आपको कहानी क्या ई कोलाई की याद आ रही है? इको R1 और ई कोलाई वाली, GAATTC वाली। सो वी नो व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो न्यूक्लियस जो है, क्या वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पकड़ेगा? हमको ये पता है कि ये जितने भी रिकॉग्नाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, दे फाइंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन ऑर्डर टू कट द सेम। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वो ढूंढ रहे हैं, एंड दे गो फॉर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंड इससे जो है नाम आया किसका? क्रिस्पर का। तो क्रिस्पर का जो मतलब है वो है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी interspaced palindromic repeats। बताइए नाम का क्या मतलब है?
व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, छोटी 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 रिपीट्स है। इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये समझेंगे हम क्या है, ये रिपीट्स क्या है, इंटरस्पेस्ड से क्या मतलब है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। हम जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं मैकेनिज्म में। बैक्टीरियम जो है कैसे जो है खेल खेल रहा है वायरस को तोड़ने मरोड़ने में। एक छोटा सा बैक्टीरियम छोटा होता है कि वायरस छोटा होता है? ओके, तो चलिए बनाते हैं एक बैक्टीरियम। देखिए ये बनाया हमने क्या, बैक्टीरियम का सेल। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियम ये रहा। अब इसको खा रहा है, क्या खा रहा है, आई मीन अटैक कर रहा है, खा रहा है एक बैक्टीरियोफेज, जिसके पास जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो लिख देते हैं यहाँ ये वायरस है, या फिर हम इसको बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। तो जैसे ही वायरस इसको बैक्टीरियम को अटैक करेगा, इसका ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियम सेल के अंदर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। और यहां पे है कुछ कुछ चीजें, वायरल डीएनए यहां अंदर घुस गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये गया अंदर, यानी कि उसने उसको अटैक कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे एक क्या बन जाएगा, क्रिस्पर एरे तैयार हो जाएगा। उस टाइम पीरियड में जब पहली बार वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। अब तक जब हम ये जीनोम ये देख रहे हैं तो यहां पे रिपीट्स हैं बेसिकली। जीन एनालिसिस करने के दौरान और पहले से ही ऐसे बैक्टीरियम के पास ऐसे रिपीट्स थे जिनको हम पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहते हैं। यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स। तो जब वायरस ने अटैक किया बैक्टीरियम को, तो क्या देखा गया जीन को एनालाइज करने के बाद कि बीच बीच में जो है कुछ स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे थे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच बीच में। तो ये स्पेसर, फिर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, फिर स्पेसर, फिर दोबारा से पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। So these are palindromic repeats, ब्लैक वाले, और बीच बीच में ये रेड वाले आ रहे हैं स्पेसर। स्पेसर एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है। सो जीन एनालिसिस के बाद में ये देखा कि इन रिपीट्स के बीच बीच में स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि फॉरेन डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे तैयार होता है एक क्रिस्पर एरे। कब तैयार हुआ, जब फर्स्ट टाइम वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। ठीक है, अब ये हो गया, क्रिस्पर एरे तैयार हो गया। अब दोबारा से अगर वायरस अटैक कर रहा है इस बैक्टीरियम को, तो अब क्या हुआ, क्रिस्पर एरे ये तो पहले से रेडी हो गया। जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज पहले बन जाती है कि नहीं बन जाती। सो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है उसको डिफेंड करती है, उसको अटैक करती है, वो ही एंटीबॉडी जो बन गई है। अब यहाँ पे काम जो क्या कर रहे हैं डिफेंस का, वो क्रिस्पर एरे कर रहा है। सो अगेन व्हेन इट हैपेंस, जब एक
दोबारा से लाइक मेमोरी रिटेन हो गई यहाँ पे, और उसके बाद में क्या हुआ है, इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्रिस्पर एरे जो तैयार हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन होएगा इसका। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमको पता है कि डीएनए का क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, यस और नो। तो हमको मिलेगा यहां पे प्री cRNA। सो दिस डीएनए जिसके पास पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है और स्पेसर फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एक प्री cRNA रिपीट cRNA बना लेगा, प्री cRNA। अब ये बन गया, ये तैयार हो गया। ठीक है, आई गेस दिस इज नॉट विजिबल। चलिए इसे ऊपर बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वी गेट प्री cRNA। अब हमारे पास क्या है, प्री cRNA है। अब देखिए क्या होता है, सेना तैयार हो चुकी है। अब वो उसको जवाब देने वाला है बैक्टीरियम किसको, वायरस को, कि भाई मैंने तो कर दी सेना तैयार, अब मैं तुमको अटैक नहीं करने दूंगा। तो सेना में क्या क्या आ रहे हैं देखिए, ये है हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वी हैव गॉट प्री cRNA। देन कम्स द कहानी ऑफ Cas9। दिस इज Cas9 अलॉन्ग विद द कहानी ऑफ एक और जो है, एक और चीज जुड़ रही है, ट्रेसर RNA। ये सब जुड़ने वाले हैं, अब एक साथ एसोसिएट होने वाले हैं। सेना तैयार हो रही है, महायुद्ध के लिए हो चुकी है बल्कि। तो ये ऐसे देखिए, इस ट्रेसर RNA के पास भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कैसे जुड़ेगी ये, सबके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है, वही बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना। ये ऐसे, ये एंड Cas9 जो है यहाँ पे, ये Cas9 है। ओके, सो दिस इज Cas9। ये है ट्रेसर RNA एंड दिस इज प्री cRNA। ये हमको ऐसे एक साथ लगे हुए मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे, देखिए, सोचिए। तो उसके बाद ये ऐसे पूरा ही चल रहा है, ये बहुत सारे बनते जा रहे। देन कम्स दी कहानी ऑफ RNase 3। अब यहां पे RNase 3 आया, और RNase 3 क्या करेगा बताइए, क्या काम होता है RNase 3 का। ये जो इतने सारे बन गए हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे सारे। तो हमको एक, अब यहां पे जब मिला, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया जो कि कहलाता है इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। लेट्स राइट इफेक्टर कॉम्प्लेक्स वी गेट। और यही वो कॉम्प्लेक्स है जो कि कहानी खत्म करने वाला है किसकी, वायरस की। ठीक, अब यहां ये जुड़ेगा किससे, वायरल डीएनए के जीनोम से।
सो देखिए कैसे जुड़ेगा. सो अगेन दिस इज डीएनए जीनोम वायरस का. भाई अटैक दोबारा हुआ ना, दोबारा हुआ. दिस इज डीएनए जीनोम और ये इसको Cas9 एंड यहां पे है दिस इज Cas9, ये है प्री CrRNA, दिस इज ट्रेसर RNA और ये ढूंढ रहा है अपनी क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पे, डीएनए के जीनोम पे. तो जैसे ही उसको इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगी, यहां पे मान लीजिए यहां पे है, तो वो उसको Cas9 क्या करेगा, कट कर देगा यहां. सो इट विल कट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. सेम मैकेनिज्म विच वी अंडरस्टूड स्टार्टिंग में. सो मान लिया सीक्वेंस उसको यहां मिली, सो Cas9 न्यूक्लियस का काम करके इस सीक्वेंस को कट कर रहे हैं. ये जो रिकॉग्निशन, ये जो सीक्वेंस है, ये होती है किसके अपस्ट्रीम, यहां पे होता है पैम, एक और सीक्वेंस होती है पैम, PAM, और इसका नाम है प्रोटो स्पेस्ड एडजेसेंट मोटिव. प्रोटोस्पेस्ड एडजेसेंट मोटिव के अपस्ट्रीम इस तरफ जो है, यहां पे सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हो गई और Cas9 फिर इसको कट कर देगा एंड दैट्स हाउ वी गेट अगेन टूटा फूटा कटा हुआ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ब्रोकन वन. वी गेट एंड उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग, जो कि किया भी गया है और किया भी जा रहा है. सो ये मैकेनिज्म है क्रिस्पर Cas9 का. Cas9 जो है एक न्यूक्लियस है जो कि अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से आइसोलेट कर रहे हैं स्पीशीज से. ओके ठीक. ठीक है, अब क्या हुआ, अभी डिफेंस मैकेनिज्म एज वी डिस्कस कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने देखा भाई ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हो रहा है, अगर इस तरीके से हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल रहा है कटा हुआ, तो क्यों ना हम उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करें, क्यों ना हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें इस गाइड आरएनए को. सो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है कि ये जो गाइड आरएनए है, क्या क्रिस्पर उसको एनकोड कर रहा है?
क्रिस्पर ही तो एनकोड कर रहा है। रिकॉल कीजिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्रिस्पर एरे का, उसके बाद में क्या मिल रहा है हमको, CRRNA मिल रहा है, फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, गाइड आरएनए देखिए कैसे मिलता है। अब देखिए दोबारा से, नाउ दिस इज, फिर से बना लेते हैं Cas9, ओके ये DNA का जीनोम, यहां ठीक है। सो ये Cas9 है, ये दोबारा से प्री CRRNA है, ये ट्रेसर RNA है, और ये जो है ब्लू वाला ये DNA का जीनोम है, जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने समझ लिया मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए गाइड आरएनए अब तक जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहां पे लिंकेज नहीं था, ट्रेसर आरएनए को और प्री CRRNA को क्या किया, लिंक कर दिया, ऐसे यहां लिंक जोड़ दिया, लिंकेज हो गया। नाउ दिस इज हैपनिंग आर्टिफिशियल नो। अब ये जो तैयार हुआ, जब प्री CRRNA और ट्रेसर RNA को लिंक कर दिया, अब हमको मिलता है यहां से क्या, गाइड RNA। क्योंकि ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुआ तो हम इसको सिंथेटिक गाइड RNA भी नहीं बोलती है। ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ये क्योंकि आर्टिफिशियली हो रहा है, अब इसकी मदद से क्या हो रहा है, जीन एडिटिंग कर रहे हैं। नाउ दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन जीन एडिटिंग, और ये करीब होता है 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। और ये जो है बीच में DNA की अगर हम लोग बात करें, ये दिस इज अराउंड 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जीनोमिक DNA। ओके, उसके बाद में हमने इसे यूज कर लिया, फिर डबल स्टैंडर्ड, अभी हम लोगों ने जाना कि हमको क्या मिला, कटा हुआ ब्रोकन डबल स्टैंडर्ड DNA वी गेट। टूटा हुआ यहां से देखिए। फिर व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल टेंडेंसी है DNA की रिपेयर करने की। ये कब हो रहा है, जब सेल में यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं डाल रहे होंगे ना। तो दो तरीके से रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, एक है होमोलॉजी बेस्ड रिपेयर या डायरेक्टेड रिपेयर भी कह सकते हैं।
I guess this is visible directed repair. We know the DNA repair mechanism. और यहाँ पे है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर. जिसको कि हम NHEJ भी कहते हैं. हमको पता है भाई होमोलॉजी और नॉन होमोलॉजी वाले रिपेयर H. क्लियर? तो होमोलॉजी वाले की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए ये कटा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड वाला ये रहा. मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस ये है. तो V डोनर DNA का सीक्वेंस जो है, जो भी हमको डालने की इच्छा है सीक्वेंस DNA डोनर का, तो टूटे फूटे वाले से यहाँ से रिपेयर हो जाता. तो यहाँ पे ये आ जाएगा सीक्वेंस, यहाँ जुड़ जाएगा ये रेड वाला. दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इंसर्टेड हियर. जुड़ गया पूरा. तो ये होमोलॉजी डायरेक्टेड है, मतलब होमोलोगस सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा. नॉन होमोलॉजी में टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती, राइट. तो उसमें क्या होगा, मान लिया ये एक टूटा हुआ ये रहा, तो यहाँ एक सीक्वेंस ये रहा, यहाँ ये रहा. तो ये काट के निकाल के एक नया सीक्वेंस हम लोग बीच में डाल देते हैं. न्यू DNA सीक्वेंसेस जनरेटेड इन केस ऑफ नॉन होमोलॉजी, क्योंकि होमोलोगस वो सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है ना. तो कैसे लेगा वो, जीन को इंसर्ट कैसे करेगा अपने अंदर. सो दैट्स हाउ रिपेयर मैकेनिज्म वर्क्स आफ्टर ऑल दिस खुराफाती. ठीक है. तो यस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, लेटेस्ट एप्लीकेशंस, लेटेस्ट डेटा जानिए क्या चल रहा है CRISPR-Cas का, और इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ का और यूटिलाइज कर सकते हैं इस टेक्निक को. एंड इट इज यस वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स एंड वी अंडरस्टूड. तो चलिए आगे बढ़ते हैं.